नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वितान पाठ्यपुस्तक का पाठ डायरी के पन्ने। इसकी लेखिका है एन फ्रैंक, अनुवाद किया है इसका सूरज प्रकाश ने। इस वीडियो में आप डायरी के पन्ने पाठ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और साथ ही आने वाली परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम लेखिका के बारे में जानेंगे। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु इनकी हुई नाजियों के यातनागृह में 1945 में। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई और अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। आगे है डायरी के पन्ने पाठ में एन फ्रैंक द्वारा खुद का भोगा हुआ सच है, जिसमें उन्होंने 2 साल के अज्ञातवास के बारे में नाजियों के अत्याचारों के बारे में बताया है। यह डायरी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखी है। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 को सफेद व लाल कपड़े की जिल्द वाली उन्हें एक नोटबुक मिली और इसी नोटबुक को उन्होंने अपनी डायरी बनाया है। देखिए, आप जब लेसन को हम शुरू करते हैं तो उसमें लिखा हुआ प्यारी किट्टी, तो ये किट्टी कौन है? उनकी गुड़िया है, उनकी डॉल है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या बताया है। तो उन्होंने बताया है कि 1933 में जब नगर नियम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत हुई, कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट शहर में। तब ये इन्होंने वहां पर यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। तब फ्रैंक परिवार ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया और धीरे धीरे इन्होंने अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया गया। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया। अब देखिए, यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर क्यों पकड़ा? क्योंकि वहां पर हिटलर की नाजी पार्टी आ गई थी। उनको वो अज्ञातवास पर कब गए? तो 1942 में। ये सब बातें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए याद रखनी है। आगे है 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, ये क्या है? हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। कौन से गोपनीय निवास पर? जहां पर ये रह रहे थे। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृहों में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आजाद कराया गया, और ये कब कराया? 1945 में। तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ उसके पिता जीवित थे, एन के, और उनकी माँ, उनकी बहन और खुद एन भी मर गई थी। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग में जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उसमें अपनी माँ और बहन के साथ एन भी शामिल थी। आगे हम जानते हैं इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, 13 साल की उम्र के सपने और कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह डायरी किसका एक जीवंत दस्तावेज है? तो यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का। आगे है
एन फ्रैंक ने डायरी बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखना शुरू किया। अभी देखिए, जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न आया है कि एन फ्रैंक ने डायरी कब लिखना शुरू की। तो आपको याद रखना है, बुधवार 8 जुलाई 1942 से उन्होंने लिखना शुरू किया और उन्होंने अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। इस दिन डायरी लिखते हुए एन ने बताया कि रविवार के दिन क्या हुआ जिसके कारण उन्हें समय से पहले अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। उसका कारण क्या था? उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर 3 बजे ASS से एक नोटिस आया जिसमें उनके पापा को बुलाया गया था। बाद में एन को उसकी बहन मॉर्गोट ने बताया कि बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद मॉर्गोट के लिए आया है। एन को पहला सदमा लगा कि उसके पापा को नोटिस आया है और दूसरा यह जानना कि उसके पापा के लिए नहीं, नोटिस आया था मॉर्गोट के लिए। एन ने बताया है कि नोटिस आने के बाद उन्हें अज्ञातवास तय योजना से पहले जाना पड़ा, इसलिए लोग अपना सामान थैले में भरने लगे। एन ने बताया कि स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं। देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की डायरी कब उन्होंने सबसे पहले लिखना शुरू की और उनके पापा के लिए नोटिस कहाँ से आया था, एन को पहला सदमा क्या लगा, दूसरा सदमा क्या लगा, और एक ये जो लाइन आई है, स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती है। ये दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला, ये पंक्ति किसने कही, और दूसरा, पोशाकों की तुलना में एन ने किसको ज्यादा महत्व दिया है। तो उत्तर क्या होगा? स्मृतियों को। तो आगे हम देखते हैं। गुरुवार 9 जुलाई 1942। अब उस दिन की घटना के बारे में क्या लिखा है? एन ने किट्टी को संबोधित करते हुए कहा है कि ये लोग बरसात में भीगते हुए आए। ये लोग कौन? एन की फैमिली। कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग रखे थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। एन ने बताया कि वो इन्हें देखकर अफसोस जता रहे थे। इन्हें कोई वाहन नहीं उपलब्ध करा सकते थे, मतलब इनको पैदल जाना था, क्योंकि हिटलर के शासनकाल में यहूदियों को कोई भी गाड़ी पर या कोई सवारी ये नहीं कर सकते थे। और आगे इन्होंने बताया है कि इनके सीने पर एक चमकता पीला सितारा सारी कहानी कह रहा था। तो पीला सितारा क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है, हिटलर के शासनकाल में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने और 16 जुलाई को अज्ञातवास में जाने वाले थे, परंतु मॉर्गोट का बुलावा आने के कारण इन्हें 10 दिन पहले अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। एन ने बताया कि छिपने की जगह पापा का ऑफिस की इमारत थी। इसके बाद उसने इमारत और अपने कमरों के बारे में विस्तार से बताया है। देखिए, इसमें है जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं यहाँ पर, वो ये है कि पीला सितारा क्या था। दूसरा, लोग इन्हें बेचारगी की निगाहों से क्यों देख रहे थे और इन्हें अज्ञातवास 10 दिन पहले क्यों जाना पड़ा, और एन कहाँ छुपे थे, एन की जो फैमिली है या परिवार है वह कहाँ पर छुपे हुए थे। आगे हम जानते हैं। शनिवार 28 नवंबर 1942 को जो लिखा उन्होंने, इस दिन डायरी में एन ने बताया कि जब उनके घर में बिजली नहीं थी तो वो कैसे समय बिताते थे। तो लिखा है, उल जुलूल हरकतें करना, पहेली बुझाना, अंधेरे में व्यायाम करना, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलना और किताबों की समीक्षा करना। और एक नया काम उन्होंने शुरू किया, वो क्या था? दूरबीन से पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों को देखना। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न कि जब उनके घर में बिजली नहीं थी तो वो किस प्रकार से समय व्यतीत करते थे। आगे है, शुक्रवार 19 मार्च 1943 को उन्होंने 19 मार्च 1943 को जो लिखा वो क्या है? इस दिन एन ने बताया कि वो निराश है क्योंकि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। इसमें उन्होंने बताया कि हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं और युद्ध में घायल सैनिक किस प्रकार से उत्साहित हैं हिटलर से बात करने के लिए, और जितनी ज़्यादा चोट लगी है वो उतना ही अपने आप को गर्व महसूस करवा रहा था। आगे है, शुक्रवार 23 जनवरी 1944। इस दिन की डायरी में एन ने बताया कि वो अपना समय कैसे बिताती हैं। बताया कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। प्रश्न ये पूछा जा सकता है
कि एन जो है वो रविवार के समय अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, तो फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती थी न्यूज़पेपर से। आगे है बुधवार 28 जनवरी 1944। एन कहती हैं कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। किससे कहती हैं? अपनी गुड़िया किट्टी से। पर कहती हैं कि मेरी बातें तुम्हें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। किसकी? एन की। पर प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वॉन्डन के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती हैं। उनके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उनकी 5 लाइन पता होती हैं। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। देखिए, ये जो बुधवार 28 जनवरी को लिखी हुई डायरी है उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार एन वहाँ पर बोर हो रही है और उसको अब वहाँ पर रहने वाले जो परिवार के लोग हैं या जो सदस्य हैं जिनका नाम यहाँ पर बताया है उनसे क्या सुनती हैं और क्या क्या बातें वहाँ पर होती हैं। आगे है बुधवार 29 मार्च 1944। इसमें क्या बताया है? एन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बीथकेस्टीन के भाषण के बारे में लिखती हैं कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। अब देखिए, इसमें उनको ये जानकारी मिली कि उसकी डायरी बाद में छप सकती है, क्योंकि उनके बारे में, यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में जो भी पन्ने या डायरी मिलेंगे उनको संग्रहित किया जाएगा और छपवाया जाएगा। ये सूचना उन्होंने बुधवार 29 मार्च 1944 को सुनी। आगे है मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को क्या घटना घटित हुई। ये बताती हैं एन कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उनके पास आया। वह उससे 7 बातें करती हैं। दोनों मिलकर पिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हो गई। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। अब देखिए, उनके बारे में भी पता चल गया है कि वो कहाँ रहते हैं। आगे है मंगलवार 13 जून 1944। अब देखिए, यहाँ पर वो बताती हैं कि उनका जन्मदिन कौन सा है, साथ में क्या क्या उनको उपहार मिले और क्या घटनाएं हुई। एन बताती हैं कि आज वह 15 वर्ष की हो गई हैं। उन्हें पुस्तकें और रुमाल, दही, जेम, बिस्किट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियाँ, ये सब उनको उपहार में मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वह बताती हैं कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांव में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। किसको कहती है? चर्चिल को। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती हैं कि इन मूर्खों को ये पता नहीं है यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है और जर्मनी आक्रांता। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। क्या समझते हैं? अक्खड़। मिसेज वांदान और डसेल जैसे जड़ बुद्ध उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेज वांदान उसे अक्खड़ समझती है क्योंकि वो खुद उससे बड़ी अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। और वह पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। अब देखिए, इसमें बताया कि 15 वर्ष की हो गई, तो उस समय की उनकी सोच, विचार, भावनाएं क्या हैं कि वो अपनी माँ के जो बंधन हैं उनसे, उपदेशों जो उनको उपदेश मिलते रहते हैं अपनी माँ से, उनसे मुक्ति चाहती हैं और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसकी भावनाओं को, इमोशंस को समझे।
आगे है, अब देखिए यहाँ पर प्रकृति और महिला व पुरुष के बारे में एन क्या सोचती हैं वो बताया गया है। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और यह उसे विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। अब औरतों पर शुरू से ही शासन करने का कारण क्या मानती हैं कि पुरुषों की शारीरिक क्षमता ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा एन मानती हैं। औरतें इस स्थिति को बेवकूफी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। इस पर भी प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न क्या है कि किस कारण से एन मानती है कि महिलाओं पर शासन किया है पुरुषों ने। दूसरा, अब किन बातों ने औरतों की आंखें खोल दी, और आधुनिक औरतें क्या चाहती हैं, बराबरी चाहती हैं। वो अधिकार पुरुष के पास जितने हैं उतने ही वो खुद भी चाहती हैं, ऐसा एन ने लिखा है। आगे है, औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। एक सैनिक जिस प्रकार युद्ध में जाता है, देश की सेवा करता है, उसी प्रकार से मानती हैं एन की औरत भी वैसा ही कुछ करती हैं। कब? युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी व यातना से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें बच्चा उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति ये कार्य चाहती है और उसे ये कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, सैनिक जो युद्ध में जाता है उसके जितना सम्मान चाहती हैं एन महिलाओं के लिए, और उसका कारण बताया है कि प्रकृति की निरंतरता किससे बनी हुई है? महिला से बनी हुई है, इसलिए औरतों को सम्मान देना चाहिए, ऐसा एन कहती हैं। आगे है, वह पोल दे क्विफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को ये बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वह जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।